हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मोमेंटर सेस के अंदर। आज इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस कराऊंगा क्लास 11 फिजिक्स यूनिट एंड डायमेंशन की एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है 1 से लेके एंड तक जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे हम क्वेश्चन करेंगे। हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो जो हमारा नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, यानी जो हमारी नई बुक आई है उसके अकॉर्डिंग हम सारे के सारे क्वेश्चन बनाएंगे। तो जो मैं सिलेबस करा रहा हूँ ये 2023 से 2024 और जितने भी आने वाले साल हैं लगभग सारे सालों में यही हमारा सिलेबस आएगा, क्योंकि पूरी की पूरी बुक चेंज हो चुकी है। अब जितने भी एक्सरसाइज हैं सारे चैप्टर की वो मैं आपको कराऊंगा। चैप्टर 1 की एक्सरसाइज से मैं स्टार्ट करा रहा हूँ और हर एक क्वेश्चन को मैं आपको इतने सिंपल और ईजी तरीके से आपको कराऊंगा कि आपको हर एक क्वेश्चन को समझने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी और हर एक क्वेश्चन को आप सिंपल और आसान तरीके से कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। ये हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश 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 मीटर क्यूब। ये कन्वर्जन के क्वेश्चन है। कन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है कि हमें सेंटीमीटर दे रखा होगा, मीटर में पूछेगा, किलोग्राम दे रखा होगा, ग्राम में पूछेगा, यानी यूनिट का हमें कन्वर्ट करना है, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। तो हमें बोल रखा था वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हमें वॉल्यूम बताना है क्यूब का, साइड दे रखी 1 सेंटीमीटर और आंसर में हमसे पूछा मीटर क्यूब में हमें आंसर देना है। साइड हमें दे रखी सेंटीमीटर में और आंसर में हमसे पूछा है कि मीटर में हमें आंसर निकालना है। निकालते हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब। अब साइड कितनी दे रखी है हमें? साइड दे रखी है हमें 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में आंसर हमें किस में पूछा? मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1/100 मीटर। मैंने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। अब इस मीटर को उठा के मैं वॉल्यूम के अंदर रखूंगा और आंसर में निकाल लूंगा। तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/100 मीटर की पावर 3। सॉल्व करते हैं तो ये 3 का मतलब होता है 1/100 मीटर इंटू कितना 1/100 मीटर इंटू कितना 1/100 मीटर। मीटर कितने टाइम है? 3 टाइम। और ये कितने टाइम है? 2 2 4 2 6। तो 1/10 की पावर 6 इंटू मीटर क्यूब। अब 10 की पावर 6 नीचे प्लस में, ऊपर जाएगी तो माइनस में बन जाएगी। तो ऊपर जाके 10 की पावर -6 मीटर क्यूब ये हमारा आ गया आंसर। ये हमारा वॉल्यूम। तो पहले वाले का आंसर कितना है? 10 की पावर -6। दूसरा पार्ट करते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट है हमारा द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 2.0 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.0 सेंटीमीटर इज इक्वल टू mm²। हमसे बोला गया है सरफेस एरिया बताना है हमें एक सॉलिड सिलेंडर का। रेडियस दे रखा है हमें 2.0 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर और आंसर हमें mm² में देना है। यानी हमें सेंटीमीटर को पहले कन्वर्ट करना होगा मिलीमीटर में और फिर जब मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद हमें आंसर को सॉल्व करना है, यानी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, आंसर बनाना है। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालेंगे तो यहाँ हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है 2πr r प्लस h। अब देख लेते हैं r मतलब रेडियस। रेडियस हमें कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। 2.0 कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में। तो जब मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 से करते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 × 10 ये mm में कन्वर्ट हो गया। तो रेडियस हमें कितना मिला? 20 mm। अब हम आते हैं हाइट पर। हाइट हमें कितनी दे रखी है? हाइट हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो इसको भी हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा mm में आ गया। तो हाइट हमें कितनी मिली? 100 mm। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम के अंदर वैल्यू रख देनी है। तो v इक्वल टू कितना? 2πr r प्लस h। तो v इक्वल टू कितना? 2π की वैल्यू कितनी? 3.14 और रेडियस कितना है हमारा? 20। अंदर कितना रेडियस है? 20 और हाइट है हमारी 100। सॉल्व करते हैं इसको तो कितना 2 इंटू कितना 3.14 इंटू कितना 20, अंदर से निकला कितना 120। अगेन मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 3.14 इंटू कितना 12 टू जा कितना 240। इसको पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 15072 mm²। अब हमें यहाँ देखना है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना 1 है, तो 1 तक हमें आंसर रखना है। तो 1.1 2 3 4 है, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 4 mm²। तो ये वैल्यू उठा के मैं रख दूंगा कहाँ? जो मेरा क्वेश्चन था, यानी आंसर हमसे पूछ रहा है। तो ये निकला हमारा 1.5 इंटू 10 की पावर 4 mm²।
तो ये था सॉल्यूशन हमारा सेकंड पार्ट का। अब हम करते हैं सी पार्ट यानी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है अ व्हीकल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स डैश डैश मीटर इन 1 सेकेंड। हमें बोला गया एक व्हीकल है वो मूव कर रहा है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसने कितना डिस्टेंस कवर करा ये हमें बताना है मीटर में, और टाइम दे रखा है हमें सेकंड में। अब आंसर में डिस्टेंस हमें बोल रहा है मीटर में निकालना और टाइम दे रखा है हमें सेकंड में, तो हम इस किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कर लेते हैं, तो पहले लगा लेते हैं फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है हमारा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमें दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, तो स्पीड कितना है हमारा 18 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्पीड हम कर लिया हमने चेंज 18 इंटू कितना 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 से 18 हो गया कैंसिल, तो स्पीड हमें कितनी मिली 5 मीटर पर सेकंड। हमें टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है हमें 1 सेकेंड। अब इस फॉर्मूले के अंदर फिर वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा हमारा। तो स्पीड कितनी है हमारी 5 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस हमें निकालना, तो डिस्टेंस को हमने ऐसे ही लिया जैसा था। और टाइम कितना है हमारा, ये सी पार्ट है हमारा, और टाइम कितना है हमारा, टाइम है हमारा 1 सेकेंड यानी 1s। मल्टीप्लाई करूंगा ये आएगा ऊपर, तो 5 मीटर पर सेकेंड इंटू कितना 1 सेकेंड इक्वल टू कितना, ये हमारा डिस्टेंस। सेकेंड से सेकेंड हो गया कैंसिल, तो 5 इंटू 1 तो 5 मीटर इक्वल टू कितना डिस्टेंस हमारा आ गया। तो डिस्टेंस जो हमसे मीटर में पूछ रहा था वो कितना है हमारा 5 मीटर, तो सी वाले का आंसर आएगा मेरा 5 मीटर। अब हम करते हैं डी पार्ट। D part is the relative density of lead is 11.3. Its density is ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमें बोला गया था रिलेटिव डेंसिटी लीड की देखिए 11.3, हमें उसकी डेंसिटी बताना है कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितनी होगी और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कितनी होगी। निकालते हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस इक्वल टू कितना, डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी वाटर से क्या कर लेते हैं हम, कंपेयर कर लेते हैं, वही हमारी रिलेटिव डेंसिटी आ जाती है, जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है और क्लास 11th में भी आगे आप पढ़ोगे। लिख लेता हूं मैं फॉर्मूला, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू कितना, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस। सबस्टेंस मतलब यहाँ लीड की बात हो रही है तो लीड हमारा सबस्टेंस होगा। डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस ये हमारा डी पार्ट है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर फिक्स होती है, इसको याद कर लेना। डेंसिटी ऑफ वाटर होती है हमारी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बस वैल्यू पुट करना और आंसर आ जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी हमें निकालना है। रिलेटिव डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है लीड की 11.3, तो ये हमने 11.3 रखा। डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस यानी डेंसिटी हमें लीड की निकालनी है, तो डेंसिटी ऑफ लीड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी दे रखी है हमें 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी मल्टीप्लाई होगी यहाँ, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 11.3 इंटू 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लीड। तो यही आ गया जो था हमारा 11.3 की मल्टीप्लाई 1 से हुई, तो यही आया इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना, ही हमारा डेंसिटी ऑफ लीड आ गया। तो पहले वाला हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछ रहा था, वही आया जो था 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें बताना है किलोग्राम में निकालना है। तो 1 ग्राम इक्वल टू होता है 1/1000 kg, और सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1/100 मीटर, और वहाँ मीटर क्यूब की बात कर रहा है, तो 1
सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होगा 1/100 मीटर क्यूब। बस क्या करना है, मुझे वैल्यू उठा के वहाँ रख देनी है, यहीं इरेज करके इधर लिख दे रहा हूँ मैं। तो ये मेरा आ जाएगा कितना, किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में करना, तो 1/1000 किलोग्राम इंटू 1/100 मीटर की पावर 3, ये मीटर क्यूब में आ गया। तो ये तो चल रहा हमारा कितना 1/1000 kg इंटू ये ऊपर गया तो ऊपर जाएगा तो 100 की पावर 3 इंटू ये ऊपर गया तो मीटर की पावर -3। सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/100 इंटू ये हमारा kg में पावर कितनी 1 2 इंटू कितना 3 बार मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये 3 0 से 3 0 हो गए कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 2 और 1 3, तो कितना 10 की पावर 3 किलोग्राम, और ये हमारा मीटर क्यूब चल रहा है, मीटर क्यूब। तो ये था हमारा ऑप्शन, सॉरी ये था हमारा सेकंड पार्ट जो हमने बना। 11.3 भी चल रहा था आगे, तो ये 11.3 भी कर लेना इंटू, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा हमारा 11.3 इंटू 10 की पावर 3। तो ये हमारा चल रहा था, यहाँ मैंने लिखा नहीं 11.3 भी है मल्टीप्लाई में, क्योंकि इसी के तो पूछ रहा था, तो 11.3 चल ही रहा है, वो भी यहाँ भी लिख लेता हूँ मैं 11.3 इंटू, और यहाँ भी कितना हमारा 11.3 इंटू, तो लास्ट में हमारा 11.3 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सूटेबल कन्वर्जन। जो कन्वर्जन तुम्हें सूट करेगा उसका यूज करके तुम्हें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। पहला पार्ट है, ए पार्ट 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू डैश 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 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। हमें किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। करते हैं, फर्स्ट पार्ट बनाते हैं, आसान है बिल्कुल। तो यहाँ केजी है, यहाँ ग्राम है, यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, और सेकंड स्क्वायर, यानी ये जो पार्ट है लास्ट वाला ये तो सेम है, हमें केजी और मीटर को चेंज करना है। तो ए पार्ट बनाते हैं हम, तो 1 kg होता है 1000 ग्राम, और 1 मीटर इक्वल टू होता है ये हमारा 100 सेंटीमीटर। अब मीटर के ऊपर पावर कितनी है 2, तो ये हो जाएगा हमारा, कर लेते हैं इसको, वैल्यू को पुट करेंगे सिर्फ, तो कितना ये हमारा 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर, पावर 2 है तो 2 लगा दिया, और लास्ट वाले को हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, तो ये सेकंड की पावर -2 रहा। तो ये कितना हमारा 1000 ग्राम इंटू पावर 2 है, तो ये आएगा हमारा 100 इंटू 100 सेंटीमीटर भी आएगा हमारा 2 बार इंटू सेकंड की पावर -2, 3 0 2 और 2 4, यानी टोटल होगा 7 0, तो 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, यानी पहले वाले का आंसर हमारा आ गया 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, यानी जिसको हमें कन्वर्ट करना होगा उसी को कन्वर्ट करेंगे, जो सेम लिखा उसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना है। एक्स्ट्रा दिमाग चलाओगे तो क्वेश्चन गलत कर बैठोगे, जितना पूछ रहा है उतना ही करना है, अपने आपसे ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करनी, ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है कि सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर में को भी आवर में चेंज कर दो, जो बदले जिसको बदलने के लिए पूछेगा उसी को बदलेंगे। बनाते हैं बी पार्ट। हाँ जी, बी पार्ट कह रहा है हमारा 1 मीटर इक्वल टू डैश डैश लाइट एयर। लाइट एयर क्या होता है, लाइट एयर होता है हमारा, लाइट एयर इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर। एक साल के अंदर लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो हमारा लाइट ईयर होता है। तो 1 लाइट ईयर, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई इन 1 ईयर, एक साल में कितने दिन होते हैं 365, घंटे कितने होते हैं 24, मिनट कितने होते हैं 60, और सेकंड कितने होते हैं 60, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में, ये आ गया हमारा सेकंड। तो हम लिखेंगे कितना स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू कितना सेकंड,
इस सेकंड से ये सेकंड हो गया कैंसिल, तो ये बचा कितना 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 365 इंटू 24 इंटू कितना 60 इंटू कितना 60 और लास्ट में लगा दिया मैंने मीटर। 8 9 10 टोटल हो गया 10 जीरो, तो 3 इंटू 365 इंटू 24 और इंटू 10 की पावर 10। अब इनकी मुझे मल्टीप्लाई करनी है, सॉरी 60 इंटू 60 तो लिखा ही नहीं मैंने, 6 इंटू कितना 6 इंटू 10 की पावर ये 10 मीटर। अब इन सबकी 946 इंटू स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 94.6 इंटू 10 ये चल रहा है और 4 यहाँ से आएगा कितना 1 2 3 4, तो ये कितना हमारा 10 की पावर 14 मीटर। अभी ये हमारा आया कितना 1 लाइट ईयर। अब इस 1 लाइट ईयर को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में, तो 1 के नीचे आ जाएगा, तो 1/94.6 इंटू 10 की पावर 14 इंटू नहीं, ये कितना हमारा किस में कह रहा है वो हमें कन्वर्ट करना है 1 मीटर को लाइट ईयर में। हाँ, तो ये हमारा मीटर से लाइट ईयर में, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 1.05 और 10 की पावर 105 इंटू 10 की पावर ये -14 बना ऊपर जाके, और चल रहा है हमारा लाइट एयर 10 की पावर -14, तो ये आ जाएगा हमारा, दो नंबर से पॉइंट लगा दिया तो 1.05 इंटू 10 की पावर 2 और चलेगा तो -16 ये आ गया हमारा। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना 1.05 इंटू 10 की पावर -16 लाइट एयर, यानी 1 मीटर में कितना 1.05 इंटू 10 की पावर -16 लाइट एयर होंगे। तो ये था सॉल्यूशन हमारा बी पार्ट का। अब हम बनाते हैं सी पार्ट। सी पार्ट हमारा 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। करते हैं जी सी पार्ट। तो 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 मीटर इक्वल टू किलोमीटर में कह रहा है, तो मीटर को किलोमीटर में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करा तो 1 किलोमीटर आ गया, और 1 सेकंड इक्वल टू कितना 1/60 इंटू कितना 60 ये आवर आ गया। अब पुट कर देते हैं फॉर्मूले के अंदर, तो ये हमारा कितना 3.0 इंटू 1/123 किलोमीटर इंटू कितना 1/60 इंटू 1/60 इंटू 60 आवर का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दिया सीधे सीधा, क्योंकि आवर नीचे था -2 था तो मैंने नीचे ही लगाया। नीचे कर दोगे तो वो माइनस की जो पावर होगी वो प्लस बन जाएगी, तो 3.0 इंटू 1/1000 इंटू कितना किलोमीटर इंटू ये ऊपर गया तो कितना 60 इंटू कितना 60 पावर 2 थी तो 2 बार आएगा 60 इंटू कितना 60 इंटू कितना h की पावर -0 से 0 कट रहे हैं 1 2 3, तो 1 2 3, तो ये 3.0 इंटू कितना हमारा 60 इंटू कितना 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू कितना ये हमारा किलोमीटर पर 880 38880 इंटू में तो है नहीं कुछ, ये कितना हमारा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो हमने देखा सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर कितना सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर में था, तो इसमें भी कन्वर्ट करेंगे तो 3.8 और कितना 1 2 3 4, तो इंटू कितना 10 की पावर 4 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा कितना 3.88 भी लिख सकते हैं हम, 80 लिखते हैं 3.8 इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये था हमारा सॉल्यूशन सी पार्ट का। अब हम बनाते हैं डी पार्ट।
डी पार्ट है जी हमारा जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। हमें कन्वर्ट करना है इसको सेंटीमीटर क्यूब सेकंड की पावर -2 और ग्राम इनवर्स। हमने देखा यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, मतलब सेंटीमीटर वहाँ तो है ही नहीं, ओ सॉरी यहाँ सेकंड आ गया, वहाँ पर सेकंड नहीं है, यानी यहाँ टाइम की बात कर रहा है, वहाँ पर टाइम तो है ही नहीं। कैसे करेंगे इसको? तो हमने देखा यहाँ पर न्यूटन है और वहाँ पर तो न्यूटन है ही नहीं, तो 1 न्यूटन, ये न्यूटन क्या होता है हमारा फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, ये इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। तो ये होता है मास, मास का कितना होता है केजी, तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना केजी, और एक्सेलरेशन कितना होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कितना हमारा s की पावर -2। अब इसको मैं सीधा सिंपल और क्वेश्चन के अंदर पुट करता हूँ। तो 6.67 इंटू 10 की पावर 11, ये तो ऐसे ही रहा। न्यूटन को मैंने कन्वर्ट कर लिया किसमें, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 मीटर और चल रहा था, तो ये कितना मेरा मीटर स्क्वायर, और नीचे कितना चल रहा है मेरा किलोग्राम की पावर -2। तो 1 किलोग्राम से ये 1 हो गया कैंसिल, तो ये बचा 6.67 इंटू 10 की पावर 11 मीटर सेकंड की पावर -2 इंटू किलोग्राम की पावर -1, यानी -1 पावर चल रही थी, -1 में मिल गई, और ये कितना हमारा, अच्छा मीटर और मीटर किलोग्राम, ये मीटर और मीटर मीटर क्यूब बन गया, ये हमारा मीटर क्यूब। अब बस कन्वर्ट करते हैं मीटर को सेंटीमीटर में और किलोग्राम को ग्राम में। तो 6.67 इंटू 10 की पावर 11 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना 100, और साथ में लगाया क्या सेंटीमीटर, पावर 3 है 3 लगाया, इंटू किलोग्राम को ग्राम में करेंगे तो कितना ये 1/1000, और ये हमारा ग्राम में कन्वर्ट हो गया, नीचे जाके पावर माइनस प्लस बन गई, इंटू में कितना चल रहा है इसकी पावर -2। सॉल्व कर लेते हैं। तो 6.67 इंटू 10 की पावर 11 इंटू इसको खोलूंगा तो ये 3 बार खुलेगा 100 इंटू कितना 100 इंटू कितना 100, और पावर कितना सेंटीमीटर की पावर 3, इंटू में कितना चल रहा है 1/1000, सॉरी किलोग्राम, ग्राम में तो मल्टीप्लाई में आएगा, ये नीचे तो चल रहा है, सही तो है, तो ये हमारा 1000 ग्राम, तो ये आ गया हमारा कितना 1/1000 ग्राम, और सेकंड की पावर -2, यानी जो कन्वर्जन था सेंटीमीटर सेंटीमीटर में मिल गया, s की पावर -2 s की पावर 2 मिल गया, और g माइनस मिल गया। 3 जीरो से 1 2 3 जीरो हो गए कैंसिल, तो 11 और 2 13, 13 और 1 14, तो 6.67 इंटू 10 की पावर 14, और ये कितना आ गया हमारा सेंटीमीटर की पावर 3 सेकंड की पावर -2, और ग्राम ऊपर जाके बन जाएगा ग्राम की पावर -1। अच्छा जी, पावर माइनस में, ये माइनस में है पावर, तो माइनस में लेंगे तो ये कितना हमारा, ये माइनस है, तो 2 और 1 3, 11 में से 3 गए तो माइनस का 8 बचा, ये पावर माइनस में, मैंने क्वेश्चन में गलती से प्लस हो गया था, तो ये कितना 6.67 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर क्यूब s की पावर -2 और ग्राम की पावर -1। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, ABCD चारों के चारों पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इन ट्रांजिट एंड इट्स इक्वल्स अबाउट 4.2 जूल बेयर 1 जूल इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच द यूनिट मास इक्वल्स अल्फा kg, the unit of length equals beta meter, the unit of time is gamma second. Show that a calorie has a magnitude 4.2 अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2 और गामा की पावर 2 इन टर्म्स ऑफ द यूनिट। हमें बोला गया है कि कैलोरी एक यूनिट है हीट की, और ये इक्वल है 4.2 जूल की, और 1 जूल होता है हमारा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। अब हमें क्या कहा, उन्होंने यूनिट को बदल दिया, ये एम्प्लॉय कर दिया कि नई जो सिस्टम ऑफ यूनिट आई हमारे पास, यानी केजी लेना है हमें अल्फा केजी में, मास हमें लेना है अल्फा केजी में, लेंथ हमें लेनी है बीटा मीटर में, और टाइम हमें लेना है गामा सेकंड में। हमें शो करना है जो हमारी नई यूनिट आएगी वो हमारी 4.2 अल्फा की पावर -2, बीटा की पावर -2 और गामा की पावर 2 आएगी। तो करते हैं, जो क्वेश्चन में लिख रखा है वही पहले लिख लेते हैं। तो 1 जूल इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। अब हमें होता है हमारा n1, ये जो 1 है ये हमारा n1 है, और ये जो है हमारा ये μ1 है। तो हम लिखेंगे n1 इंटू कितना u1 इक्वल टू कितना n2 इंटू इक्वल टू कितना u2, यानी ये n1 u1 है हमारी ये पुरानी यूनिट है, और n2 u2 जो हमें नई यूनिट चाहिए उसमें हमें आंसर निकालना है। तो n1 कितना है हमारा 4.2 जूल, तो मैंने लिखा कितना 4.2, और जूल की जगह मुझे कितना लिखना है kg
मीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर -2 इक्वल टू ये कितना चल रहा है मेरा n2 और u2 की जगह लिखना है मुझे अल्फा kg, बीटा मीटर और गामा सेकंड, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे n2 चाहिए तो n2 इक्वल टू हो जाएगा मेरा ये 4.2 kg मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 अपॉन ये कितना हमारा अल्फा kg, बीटा मीटर और गामा सेकंड। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको बदल लेते हैं डायमेंशन में। तो n2 इक्वल टू 4.2 kg किसका होता है, मास का यानी m, ये मेरा कितना मीटर यानी l स्क्वायर और ये कितना t की पावर -2, नीचे कितना मेरा अल्फा m आ गया साथ में, बीटा l आ गया साथ में, गामा और ये t की पावर -1 आ गया साथ में। -1 की जगह मैं -2 ही लूँगा क्योंकि टाइम मुझे ये डायमेंशन में लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम उसने बोला सेकंड में लेना है। अब हम क्या करते हैं, इस मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा l के ऊपर पावर 2 है तो इसके ऊपर पावर 2 आ जाएगी और l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, t की पावर -2 से t की पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, गामा के ऊपर पावर 2 आएगा हमारा माइनस में। तो कितना बचा n2 इक्वल टू ये ऊपर बचा हमारा कितना 4.2, सारा का सारा कैंसिल हो गया, नीचे हमारा बचा कितना अल्फा बीटा स्क्वायर और यहाँ पावर टाइम के ऊपर माइनस में थी तो गामा की पावर -2। अब ये पावर ऊपर ले जाते हैं तो n2 इक्वल टू कितना 4.2, अल्फा के ऊपर पावर 1 है ऊपर जाके -1 होगा, बीटा के ऊपर 2 है तो ऊपर जाके -2 होगा और गामा के ऊपर पावर माइनस में तो ऊपर जाके +2 होगा। तो हमारी जो नई यूनिट जो निकल के आई वो कितनी है 4.2, अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2 और गामा की पावर 2। ये हमने प्रूफ कर दिया तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये था सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली। हमें ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं इनको क्लियरली एक्सप्लेन करना है। टू कॉल अ डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इज मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। In view of this, reframe the following statement wherever necessary। हमें बोला गया अगर किसी भी डायमेंशनल क्वांटिटी को हम लें और उसको लार्ज और स्मॉल बोलते हैं तो वो मीनिंगलेस होता है कब तक, जब तक हम उसका स्टैंडर्ड कंपैरिजन ना करें, यानी जब तक उसका कंपैरिजन किसी दूसरी चीज़ के साथ ना हो तब तक हम बता नहीं सकते कि वो चीज़ छोटी है या बड़ी है, मतलब मीनिंगलेस है। अब हमें इसको रिफ्रेम करके और ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं इनको हमें बताना है, मतलब इनका हमें रीज़न देना है कि कैसे होगा। तो जैसे मैंने इसका मीनिंग क्या है, उसने बोला इस लार्ज और स्मॉल क्या है, मीनिंगलेस है कि जब तक उसके पास कोई स्टैंडर्ड कंपैरिजन ना हो। जैसे मैंने बोला ये लाइन छोटी है या बड़ी है, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ये लाइन छोटी है और बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये लाइन बड़ी है। मैंने क्या करा इस एक लाइन की दूसरी लाइन बना ली। अब ये लाइन क्या है, ये जो लाइन है बी लाइन से क्या है बड़ी है और बी जो लाइन है वो क्या है छोटी है। अब मैंने इससे दूसरी लाइन बना ली सी, तो जो ए है वो सी से छोटी है। तो हमें कैसे पता लगा कि ये लाइन छोटी है बड़ी है, जब तक इसके हमने कंपैरिजन में दूसरी लाइन नहीं बनाई तब तक हमें नहीं पता लग पाया कि ये लाइन छोटी थी या बड़ी थी। तो कभी भी हमें किसी भी चीज़ को अगर छोटा या बड़ा बताना है तो उसके कंपैरिजन में कोई दूसरी चीज़ लानी होगी कि वो चीज़ किस चीज़ से छोटी है या किस चीज़ से बड़ी है। तो ये जो लाइन मैंने पहले ए बनाई थी, मैंने बोला कि ये छोटी है या बड़ी है, तो हमें नहीं पता किससे छोटी है। जब मैंने ए बनाई तो ए से बड़ी है और सी बनाई तो सी से छोटी है। तो मैं इसके कंपैरिजन में दो लाइनें लेकर आया। अगर इसके साथ बी के साथ कंपैरिजन करूं तो ए बड़ा है और सी के साथ कंपैरिजन करूं तो ए छोटा है। तो यही बोला गया कि किसी भी चीज़ को हम लार्ज और स्मॉल तभी बोलेंगे कि जब हम उसके साथ किसी का कंपैरिजन करें। अगर कंपैरिजन नहीं होगा तो वो डायमेंशनल क्वांटिटी हमारी क्या है, मीनिंगलेस है, मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं है। अब हमें रिफ्रेम करना है, बताना है कि ये जो ये लिखा है जो हमारे ABCD ये F तक जो स्टेटमेंट लिखे हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, या इनको हम छोटा या बड़ा बताएंगे तो कैसे बताएंगे, मतलब स्टेटमेंट बताना है, हमें सीधे सीधा इसका रीज़न बताना है। पहला है एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। एटम जो वो बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है। तो एटम से छोटे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं वो एटम से छोटे होते हैं। तो किसके कंपैरिजन में एटम क्या है, छोटा है। तो हम क्या लिखेंगे, एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। किसके कंपैरिजन में, मेरे कंपैरिजन में, आपके कंपैरिजन में, ये मेरे बोर्ड के कंपैरिजन में, हो सकता है मॉलिक्यूल्स की कंपैरिजन में, बहुत सारा लिख देते हैं। तो एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट
इन कंपैरिजन ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन के कंपैरिजन में। बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, और कंपाउंड के कंपैरिजन में, ये मैंने लिख दिया पहले वाले का आंसर। ये जेट प्लेन्स मूव अ ग्रेट स्पीड, एक जेट प्लेन है वो बहुत ग्रेट स्पीड से जा रहा है, तो जेट से भी ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, रॉकेट की होती है। तो किसके कंपैरिजन में हम इसकी स्पीड को ज़्यादा बताएंगे, तो इन कंपैरिजन ऑफ कार बता सकते हैं, इन कंपैरिजन ऑफ साइकिल बता सकते हैं, इन कंपैरिजन ऑफ कार और साइकिल और बाइक। बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तीसरा है द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज, जो जुपिटर का मास है वो बहुत ज़्यादा है, तो इससे बड़े भी हमारे प्लैनेट होते हैं, तो किसके कंपैरिजन में इसका जो मास है वो ज़्यादा है, तो किसके, इन कंपैरिजन ऑफ फुटबॉल, इन कंपैरिजन ऑफ बोर्ड, इन कंपैरिजन ऑफ दिस रूम, इन कंपैरिजन ऑफ अर्थ। तो अर्थ लिख लेता हूँ मैं, तो इन कंपैरिजन ऑफ अर्थ। नेक्स्ट पार्ट है मेरा डी, द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इस रूम के अंदर जो एयर है उसके पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो किसके कंपैरिजन में, इस रूम से बड़ा क्या हो सकता है, एक बिल्डिंग हो सकती है, उस बिल्डिंग में इससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, तो किसके कंपैरिजन में मैं कह रहा हूँ किसके पास ज्यादा मॉलिक्यूल्स है। तो एक मैं कंटेनर ले लेता हूँ, तो इन कंपैरिजन ऑफ स्मॉल कंटेनर, छोटा कंटेनर। अगला मेरा, ए प्रोटोन इज मच मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन, जो एक प्रोटोन होता है वो इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, बड़ा होता है। बिल्कुल सही कह रहा है, तो इसका रीजन क्या है, मतलब इसको क्या कहेंगे, ये ट्रू है। द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट, जो साउंड की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है किससे, लाइट की स्पीड से। बिल्कुल सही कह रहा है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ, जब हम बोलते हैं कोई पर्सन हमारे पास कोई दूर खड़ा हो, तो हम बोलते तो हमारी आवाज़ जो है ना लेट जाती है, लेकिन जैसे ही हम कोई लाइट ऑन कर दी, जैसे बल्ब ऑन करा हमने या कोई दूसरी चीज़ हमने ऑन करी, तो उसकी लाइट एकदम से उसको दूर से भी दिख जाती है। यानी जो स्पीड है लाइट की वो क्या है, ज़्यादा है किससे, साउंड की स्पीड से। बिल्कुल सही कह रहा है, तो ये भी क्या है, ट्रू है। यानी यहाँ पर इन्होंने पहले ही कंपैरिजन कर रखा है, जो प्रोटॉन का कंपैरिजन किससे कर रहा है, इलेक्ट्रॉन से, तो हमने ट्रू कर दिया। ऐसे ही साउंड का कंपैरिजन किससे कर रहा है, लाइट से, तो हमने ट्रू कर दिया। अगर यहाँ कंपैरिजन के लिए नहीं बोलता तो हमें दूसरी क्वांटिटी कोई लिखनी थी, जो जिसके कंपैरिजन में हम बताते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो जो कंपैरिजन लिखा होगा उसको हमने सीधा सीधा ट्रू लिख दिया, और जिसके कंपैरिजन में नहीं लिखा था कि किसके कंपैरिजन में चीज़ छोटी या बड़ी होगी, तो हमने अपनी तरफ से लिख दी। तो आप ये इनफिनाइट इसके मीनिंग हो सकते हैं, सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं जो सॉल्यूशन मैंने लिए वही आप लेंगे, कुछ भी आप ले सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए यूनिट लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। What is the distance between the sun and the earth in terms of the new unit if light takes 8 minutes and 20 seconds to cover this distance? क्वेश्चन में बोला गया है ए न्यू यूनिट लेंथ इज चूजन सच दैट, नई यूनिट हमें चूज करनी है, सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो लाइट है स्पीड की जो लाइट है वैक्यूम के अंदर वो यूनिटी हो गई, यूनिटी का मतलब होता है 1 हो गई। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, तो हमें बताना है अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कितना है इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट, नई यूनिट के टर्म में। इफ लाइट टेक्स 8 मिनट एंड 20 सेकेंड टू कवर दिस डिस्टेंस, जो लाइट है सन से अर्थ तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लेती है, तो हमें उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, पहले लिख लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, वैक्यूम में यूनिटी होगी, तो हम लिख लेंगे स्पीड ऑफ लाइट, जो क्वेश्चन में बोला गया वही लिख लेते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इक्वल टू यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है कि हमारा कितना हो गया, 1 × मीटर पर सेकेंड हो गया, 1 × नहीं 1 ही लिख लेता हूँ, 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी 3 × 10⁸ यूनिटी बन गई, 1 बन गई। अब वो कह रहा है हमें बताना है कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा अगर टाइम लग रहा है लाइट को सन से अर्थ तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड। तो न्यू टाइम हम लिख लेते हैं, न्यू टाइम कितना है हमारा 8 मिनट 20 सेकेंड। अब एक जगह सेकंड में दे रखा है, एक जगह मिनट में दे रखा है, तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 8 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड में कन्वर्ट हो गया, प्लस कितना ये 20 सेकंड। तो 8 × 8 × 4 = 48,
0 प्लस कितना 20, तो ये कितना आया 500 सेकंड आ गया टाइम। अब मुझे क्या निकालनी है, वही डिस्टेंस बताना था। फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू कितना डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है मुझे 1 इंटू मीटर पर सेकेंड इक्वल टू डिस्टेंस हमें चाहिए और टाइम कितना हमारा 500 सेकेंड। इसकी मल्टीप्लाई करूंगा इधर तो कितना 1 इंटू मीटर पर सेकेंड इंटू कितना 500 सेकेंड इक्वल टू कितना डिस्टेंस, सेकेंड से सेकेंड हो गया कैंसिल, तो डिस्टेंस हमें मिला कितना 500 मीटर। तो जो हमारी नई यूनिट आई वो कितनी आई, हमारा डिस्टेंस कितना है 500 मीटर, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए इन सब में से कौन प्रिसाइज डिवाइस है। प्रिसाइज डिवाइस का मतलब होता है जो जितना छोटा डिस्टेंस मेजर कर लेगा वो उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज डिवाइस होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ, जैसे ये है और ये है, तो अगर मुझे लेंथ को मेजर करना है तो ये बड़ी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है और ये उससे भी छोटी है, तो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज क्या होगी, ये होगी। जो डिवाइस इसको मेजर करेगा वो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज डिवाइस होगा लेंथ को मेजर करने के लिए। तो जो भी हमारा डिवाइस जितना छोटा लेंथ को मेजर करेगा वो उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज डिवाइस होगा। सीधा सिंपल से अगर मैं आपको समझाऊँ तो करते हैं। अब हमसे बोला गया, फर्स्ट पार्ट है हमारा, ए वर्नियर कैलिपर्स विद 20 डिवीजन ऑन द स्लाइडिंग स्केल। तो जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स है उसकी 20 डिवीजन है स्लाइडिंग स्केल। स्लाइडिंग स्केल क्या होता है, हमारा मेन स्केल जो हम कॉपी वगैरह पे यूज़ करते हैं, हमारी क्लासरूम वगैरह में जो यूज़ करते हैं जिस स्केल को हम, वो हमारा स्लाइडिंग स्केल यानी मेन स्केल होता है। तो ये जो स्लाइडिंग स्केल होता है हमारा, तो कुछ ये ऐसा होता है, जैसे ये 1 होता है, फिर 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, तो ऐसे ही होता है हमारा। तो कितना 1 2 3 4 और 5, ये होता है हमारा मेन स्केल। इसको हम बोलते हैं मेन स्केल डिवीज़न। ये जो नंबर है, ये जो लाइनें दिख रही हैं हमारी डिवीज़न है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा स्केल, और इसको हम और स्लाइडिंग स्केल भी बोलते हैं। अब हमारा वर्नियर कैपिलर्स क्या होता है, जैसे मान लो ये हमने एक स्केल बनाया और दूसरा क्या होता है, ये हमारा वर्नियर स्केल यानी वर्नियर कैलिपर्स। तो जैसे ना ये 1 2 3 है, तो इनके बीच में जो गैप होता है कम होता है, वो 1 2 3 और ये 4 5, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 और 1 5। अगर इसके 19 होंगे, ये 19 लाइनें होंगी, तो इस वाले की 20 लाइन होगी, यानी 19 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू कितना 20 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू कितना 19/20, ये आ गया हमारा कितना मेन स्केल डिवीजन के इक्वल होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगा। तो जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं वर्नियर स्केल तक, तो उसका फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मतलब कैलकुलेट करना, तो लीस्ट काउंट इक्वल टू कितना 1 MSD माइनस 1 BSD। यानी अगर हम मेन स्केल डिवीजन में से वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस कर देंगे तो हमें लीस्ट काउंट मिल जाएगा, यानी हमें लेंथ मिल जाएगी। ये जो होता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक होता है हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा होता है हमारा 1 सेंटीमीटर, और ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होते हैं हमारे mm। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा 1/10, सॉरी सही, हाँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 mm। 1 mm इक्वल टू होगा 1/10 सेंटीमीटर के, क्योंकि ये सेंटीमीटर में मैंने mm में कन्वर्ट कर लिया। तो इसको और कितना लिख सकता हूँ, 1 mm इक्वल टू कितना 0.1 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया। अब मैं लिख रहा हूँ, तो लीस्ट काउंट इक्वल टू कितना मेन स्केल डिवीजन, तो ऐसे रहा मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन कितना मेरा 19/20 मेन स्केल डिवीजन। एलसीएम लूंगा तो कितना 20 मेन स्केल डिवीजन माइनस 19 मेन स्केल डिवीजन, और ये नीचे कितना आ गया मेरा 20। तो 20 में से 19 गया तो कितना है 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन कितना 20। इसको ये चल रहा है मेरा किस में, सेंटीमीटर में।
अब सेंटीमीटर से क्या करूँगा मैं, मिलीमीटर में चेंज करूँगा, सॉरी ये मेरा मिलीमीटर में चल रहा है, अब इसे मुझे सेंटीमीटर में लेना है, तो सेंटीमीटर में चेंज करूँगा तो मैं क्या करूँगा 10 से और मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये मेरा MSD आ गया इन सेंटीमीटर। तो ये कितना मेरा, इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा मेरा 0.005 सेंटीमीटर। यानी अगर हमें वर्नियर स्केल से डिवीज़न हमने जो कैलकुलेट करा लेंथ को, वो कितना है हमारा 0.05 सेंटीमीटर आया, अगर डिवीज़न कितनी थी 20। ये हो गया हमारा पहले वाले पार्ट का आंसर। तीनों में बताना है कौन ज़्यादा प्रिसाइज है। तो ये लेंथ को कितना मेजर कर रहा है, 0.005 सेंटीमीटर। अब बनाते हैं सेकंड वाला हमारा स्क्रू गॉज। तो इसका फॉर्मूला होता सीधा सीधा स्क्रू गॉज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये अलग टाइप के स्केल होते हैं, वो बात की बातें डिस्कस करेंगे। तो पिच कितनी दे रखी है हमें 1 mm, और नीचे डिवीज़न कितनी दे रखी है हमें 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अगेन mm को तो कितना डिवाइड कर देंगे एक और 10 से, तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे तो कितना 0.001 सेंटीमीटर। तो पहले वाले का आंसर मैंने निकाला था, ये आया था मेरा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं कितना 0.005 सेंटीमीटर। दूसरे वाले का आया तो 0.001 सेंटीमीटर। अब तीसरा वाला करते हैं, थर्ड, ये हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसका भी फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू, अगर हमें किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट करना होता है तो वो होती है लेंथ ऑफ विजिबल वेवलेंथ। जो भी लाइट हमें विजिबल होती है उसकी वेवलेंथ की जो लेंथ होती है वही हमारा क्या होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कितना वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में हम रेड ले लेते हैं। तो जो रेड लाइट की हमारी रेड लाइट की जो हमारी वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है 600 एंगस्ट्रॉन, और 1 एंगस्ट्रॉन किसके इक्वल होता है 10 की पावर -10 के। तो 600 इंटू कितना 10 की पावर -10, कितने जीरो का खत्म हो गया 3, तो कितना बचा 6 इंटू 10 की पावर माइनस है हमारा किस में मीटर में, और मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया हमारा 6 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो हो गए कैंसिल। तो ये हमारा कितना 6 अपॉन 1 2 3 4 5, तो कितने नंबर से पहले पॉइंट आ जाएगा 5 से, तो 1 2 3 4 5 और ये। तो इसका जो हमने लीस्ट काउंट निकाला वो कितना है हमारा 0.00006 सेंटीमीटर। ये भी किसमें हमारा सेंटीमीटर में। तो हमने देखा जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स था वो 0.005 सेंटीमीटर को लेंथ को मेजर कर रहा था। जो हमारा स्क्रू गॉज था वो 0.001 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर लेंथ को मेजर कर रहा था। और तीसरा हमारा जो है ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये 0.006 सेंटीमीटर लेंथ को मेजर कर रहा है। तो जो जितना कम मेजर करेगा, जो जितना छोटा मेजर करेगा वो उतना ज़्यादा प्रिसाइज डिवाइस होगा। तो हमारा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज डिवाइस होगा जो गिवन इंस्ट्रूमेंट करेंगे इनमें। तो हम लिख लेंगे क्या कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। तो लिख लेते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट is most
प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। ये सारे स्केल आपने पढ़ लिए होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो सीधे सीधे फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो जब भी हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की लेंथ निकालनी होती है तो वो क्या होती है, वेवलेंथ ऑफ अ लाइट लिख भी रखी है, और लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, यही विजिबल लाइट हमारा 6000 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉन, और 1 एंगस्ट्रॉन किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है 1 एंगस्ट्रॉन, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा, ये बचा, और इसके बाद हमने निकाल लिया। तो जो जितना कम मेजर करेगा वो उतना, मतलब कम का मतलब है जो जितना छोटा मेजर करेगा वो उतना ज़्यादा प्रेसाइज डिवाइस होगा। तो हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा प्रेसाइज डिवाइस होगा लेंथ को मेजर करने के लिए। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट मेजर द थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर बाय लुकिंग एट इट थ्रू अ माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100. He makes 20 observation and find that the average width of the hair in the field of view of microscope is 3.5 mm. What is the estimate on the thickness of the hair? क्वेश्चन है कि स्टूडेंट ने मेजर करा हेयर की थिकनेस को माइक्रोस्कोप से, उनने उसके अंदर देखकर, तो उसने मैग्निफिकेशन 100 टाइम करा। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है जैसे हम फोन के अंदर जूम करते हैं 1x 2x 3x, ऐसे ही उसने 100 तक उसको जूम करा, यानी मैग्निफिकेशन 100 कर दिया। ही मेक्स 20 ऑब्जर्वेशन, उसने 20 ऑब्जर्वेशन करा और उसने पाया कि जो हेयर की जो विड्थ है वो कितनी है, 3.5 mm है। तो व्हाट इज द एस्टिमेट ऑन द थिकनेस ऑफ द हेयर? तो हमें बताना है कि उसने हेयर की थिकनेस को कितना मेजर करा, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन इक्वल टू ऑब्जर्व्ड इक्वल टू ऑब्जर्व, जो ऑब्जर्व करा अपॉन एक्चुअल। ऑब्जर्व कितना करा उसने, 3.5 mm, और एक्चुअल कितना है ये हमें बताना है। तो ये हो गया हमारा कितना, एक्चुअल इक्वल टू 3.5 अपॉन कितना 100। सॉल्व करेंगे तो कितना है हमारा, एक्चुअल इक्वल टू 2 और लग जाएगा तो 0.035 mm। तो जो एक्चुअल विड्थ आएगी हमारे हेयर की, हमारे नहीं मतलब जो हेयर क्वेश्चन के अंदर बोला है उसकी कितनी, 0.035 mm। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारा 8, आंसर द फॉलोइंग। ये कुछ क्वेश्चन है, इनके हमें आंसर देने। ए पार्ट है हमारा, बी पार्ट है और सी पार्ट है, 3 पार्ट है। इन तीनों पार्ट के हमें आंसर देने। पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम आंसर को बनाएंगे। पहला पार्ट है हमारा, यू आर गिवन अ थ्रेड एंड द मीटर स्केल, हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड। हमारे पास एक थ्रेड है और एक मीटर स्केल है, और वो कह रहा है कि तुम्हें थ्रेड का डायमीटर एस्टिमेट करना है, यानी डायमीटर बताना है कितना होगा। तो मीटर स्केल का यूज़ करके हम थ्रेड का डायमीटर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं एक मीटर स्केल बनाता हूँ, और मीटर स्केल की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम थ्रेड का डायमीटर कैलकुलेट करेंगे। तो ये मैंने मीटर स्केल बनाया, ये मेरा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब ये जो हमारे नंबर ऑफ डिवीजन रहते हैं, ये इन दोनों के बीच के अंदर गैप रहता है 1 mm का। तो जो हमारा थ्रेड होता है वो उसका डायमीटर 1 mm तो होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर टर्न लगाते हैं, यानी हम इसके अंदर उसको लपेट देते हैं। जो जितनी बार लपेटेंगे और जितनी लेंथ में वो लिपटा हुआ है उसी का यूज़ करके हम डायमीटर निकाल लेते हैं। तो डायमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा, डायमीटर इक्वल टू लेंथ ऑफ स्केल अपॉन नंबर ऑफ टर्न। तो जितने हम टर्न लगाएंगे इसके अंदर, उन टर्न से डिवाइड कर देंगे लेंथ को, तो हमें डायमीटर पता लग जाएगा कि थ्रेड का डायमीटर क्या होता है। तो डायमीटर को दिखाते हैं हम d से, लेंथ ऑफ स्केल दिखाते हैं हम l, और नंबर ऑफ टर्न हमारा n। तो d इक्वल टू l अपॉन n से हम क्या निकाल सकते हैं, डायमीटर निकाल सकते हैं थ्रेड का। तो सपोज करो जैसे 1 mm इसका लेंथ है जिसमें थ्रेड लिपटा हुआ है, यानी हमने, और उसके अंदर टर्न लगाए हमने 20, तो हमें निकालना है तो कितना नंबर, लेंथ कितनी हमारी 1 mm और टर्न कितने हमारे 20। कैलकुलेट करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, डायमीटर निकाल लेंगे किसी भी थ्रेड का इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब बनाते हैं बी पार्ट। बी पार्ट है, ए स्क्रू गॉज हैज अ पिच ऑफ 1 mm and 200 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल. Do you think it is possible to increase the accuracy of the screw gauge arbitrarily by
इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। क्वेश्चन एक स्क्रू गॉज है, उसका पिच 1 mm है और 200 डिवीजन है सर्कुलर स्केल के ऊपर। डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी? क्या तुम सोचते हो कि उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी स्क्रू गॉज की अगर आर्बिट्रेली, मतलब कुछ भी हो सकता है, कितने भी नंबर ऑफ डिवीजन, आर्बिट्रेली बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। वो क्या कह रहा है, अगर किसी सर्कुलर स्केल के ऊपर तुमने नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ा दिए तब क्या उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी? चेक करते हैं। फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। इस फॉर्मूले का यूज हमने पहले भी किया है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ाएंगे वैसे वैसे लीस्ट काउंट क्या होगा? कम होगा। यानी जितना हम काउंट करेंगे वो नंबर उतना छोटा आता रहेगा, और जितना नंबर छोटा आएगा उतना ही एक्यूरेसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। यानी जितना छोटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो नंबर ऑफ डिवीज़न अगर हमारे बढ़ेंगे तो एक्यूरेसी भी हमारी बढ़ेगी। आंसर जितना छोटा उतना ज़्यादा उसका एक्यूरेसी। तो लीस्ट काउंट बढ़ रहा है तो हमारा नंबर ऑफ डिवीज़न घटेगा, और नंबर ऑफ डिवीज़न बढ़ेगा तो लीस्ट काउंट कम होगा, और लीस्ट काउंट कम होगा तो एक्यूरेसी बढ़ेगी। सीधा सिंपल सा लॉजिक है। तो ये था सॉल्यूशन हमारा बी पार्ट का। है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लिख रखा है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? बिल्कुल छोटा सा है। तो आप लिख सकते हैं व्हेन नंबर ऑफ डिवीजन इज इंक्रीजिंग देन द एक्यूरेसी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अब हम करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट है द mean diameter of thin brass and is to be measured by vernier calipers. Why is a set of 100 measurement of diameter expected to be yield a more reliable estimate than a set of 5 measurement only? क्वेश्चन बोला गया था डायमीटर है थिन ब्रास रॉड का, वो मेजर किया गया है वर्नियर कैलिपर से। तो वो कह रहा है वाई 100 मेजरमेंट ऑफ डायमीटर, 100 डायमीटर का जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा रिलायबल होगा किसके? इन कंपेरिजन ऑफ 5। तो सीधे सीधे मीन की बात कर रहा है। वो कह रहा है अगर हम 100 उतना ही रिलायबल आएगा, और जितने कम नंबर होंगे उनका मेजरमेंट उतना ही कम रिलायबल आएगा। जैसे जितने ज़्यादा नंबर होंगे उनका मीन उतना ज़्यादा आएगा, और जितने कम नंबर होंगे मीन उतना कम, मतलब होता है एवरेज। जैसे सपोज करो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इस ए और बी पॉइंट का बीच का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। अब ये ए पॉइंट मान लो तुम्हारा हाउस है, घर, होम तुम्हारा, और ये बी पॉइंट तुम्हारा स्कूल है। अब मैंने दो बच्चों को भेजा, एक बच्चा गया और मैंने बोला कि दोनों बच्चों से जाओ और ए और बी के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करके ले आओ। तो एक बच्चा गया, उसने बोला कि ए और बी का बीच का डिस्टेंस है 7 किलोमीटर। दूसरा बच्चा गया, उसने बोला ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 8 किलोमीटर। अब हमने क्या करा, दोनों का मीन निकाल लेते। तो हमने क्या करा, 7 + 8। पहले में कितना गैप आ रहा था? 10 में डिफरेंस कितना है? 3 का, और इसमें डिफरेंस कितना है? 2 का। अब मैं मीन निकालूंगा दोनों का, तो 7 + 8 अपॉन कितना? 2। तो ये बना कितना? 15/2। तो कैंसिल होकर मिला कितना? 8.5। तो जब हमने देखा हमारे पास कम थी, मतलब एक था तो उसमें गैप 3 का आ रहा था, और दूसरे भी एक का कितना गैप आ रहा था? 2 आ रहा था। जब दोनों का जब डिवीजन, जब हमारे नंबर बढ़ गए तो नंबर का जब हमने मीन निकाला तो उसमें गैप कितना आ रहा? सिर्फ 0.5 का। यानी ये जो है हमारा मोर रिलायबल है। तो जितने ज़्यादा मेजरमेंट होंगे, ज़्यादा नंबर होंगे, उतना ही मेजरमेंट हमारा रिलायबल आएगा, और जितने कम नंबर होंगे उतना ही मेजरमेंट हमारा कम रिलायबल आएगा। तो सीधे सीधे अगर नंबर 9 है, द फोटोग्राफ ऑफ हाउस ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन अ 35 mm स्लाइड इज प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन एंड द एरिया ऑफ हाउस on the screen is 1.5 mm square. What is the linear magnification of the projector screen arrangement? क्वेश्चन है, एक फोटोग्राफ है हाउस के अंदर, उसने एरिया कवर कर रखा है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन अ 35 mm स्लाइड। जो स्लाइड है वो 35 mm है। स्लाइड इज प्रोजेक्टेड ऑन टू अ स्क्रीन एंड द एरिया ऑफ द हाउस, जो स्लाइड है वो प्रोजेक्टेड है एक स्क्रीन के ऊपर, और जो एरिया ले रही है वो हाउस का वो 1.55 मीटर स्क्वायर ले रही है। तो व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट? जो प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट है उसका हमें मैग्निफिकेशन बताना है। तो सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, द एरियल मैग्निफिकेशन एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ
ऑब्जेक्ट। निकालते हैं। एरिया ऑफ इमेज कितना दे रखा है हमें, एरिया ऑफ इमेज दे रखा है 1.55 mm²। तो यहाँ लिख लेते हैं साइड में, एरिया ऑफ इमेज 1.55 मीटर² और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है हमें, ऑब्जेक्ट एरिया ऑफ (1.75 सेंटीमीटर²। अब एक क्वेश्चन में दे रखा है हमें सेंटीमीटर में और दूसरा दे रखा है हमें मीटर, तो मीटर को कर लेंगे उस सेंटीमीटर में कन्वर्ट। एरिया ऑफ इमेज कितना दे रखा है हमारा 1.55 इंटू मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 और स्क्वायर लगाया मीटर के ऊपर तो स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ इमेज कितना 1.7 ये सेंटीमीटर² और नीचे कितना 1.75 ये भी कितना सेंटीमीटर²। सेंटीमीटर² से सेंटीमीटर² हो गया कैंसिल। ये कितना बचा 1.55 इंटू कितना 100 इंटू कितना 100 और नीचे आया हमारा 1.75। खोले मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो 1.55 अपॉन कितना 1.75, 2 और 2 4 तो इंटू 10 की पावर 4। पॉइंट से पॉइंट हो गया कैंसिल, तो 1.55 अपॉन कितना 175 इंटू 10 की पावर 4। इसको डिवाइड करेंगे एरियल मैग्नीफिकेशन। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमसे एरियल मैग्नीफिकेशन नहीं पूछा गया, हमसे लीनियर मैग्नीफिकेशन पूछा गया। लीनियर मतलब जैसे हम एरिया निकालते हैं तो एरिया होता है हमारा L इंटू बी, तो ये L हमसे पूछा गया है लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे कि एरियल मैग्नीफिकेशन को रूट के अंदर डाल देंगे, तो लिखेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन। ये कोई फार्मूला वार्मूला नहीं होता इसका, इसी से समझ रहे हैं। ये L इंटू बी तभी तो स्क्वायर आता है, जब L निकालेंगे तो इसके ऊपर रूट लगेगा, तो रूट के अंदर एरियल मैग्नीफिकेशन। तो लीनियर एरियल मैग्नीफिकेशन हमने कितना निकाला रूट के अंदर 155 अपॉन 175 इंटू 10 की पावर 4। 10 की 4 पावर निकलेगा बाहर, तो 10 की पावर 4 निकलेगा रूट के अंदर से बाहर निकलेगा तो कितना 10 की पावर 2 हो जाएगा। और इसको इससे मैं डिवाइड करूंगा 94.2 इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। आंसर हमारा आ गया। रूट के अंदर इसको सॉल्व करोगे तो 94.2 10 की पावर 2 सेंटीमीटर² आएगा। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। ये हमें कुछ ABCDE 5 पार्ट दे रखे और हमें इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करके बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मैंने इससे पहले आपको रूल्स सारे वीडियो में रूल्स बता रखे हैं और आपको रूल्स बताऊंगा कि कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करते हैं। जैसे कि हमारा पॉइंट लगा है, पॉइंट के पहले पॉइंट लगा होने के बाद नंबर से पहले जितने भी काउंट नंबर 0 होते हैं वो ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होते। तो ये और ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर किस में होंगे, इसमें सिर्फ 1, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ आ जाओ तो ये कितना 2.64 इंटू 10 की पावर 24। इसको खोलूंगा तो ये 10 की पावर 24 का मतलब होगा कि ये 24 जीरो इसके पीछे है, 2 तो खत्म कर देंगे लेकिन 22 इसके पीछे रहेंगे। तो किसी भी नंबर के अगर एंड में अगर 0 होते हैं और पॉइंट नहीं लगाए तो वो नंबर 0 भी हमारे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होते। तो सिर्फ ये 3 ही नंबर हमारे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। तो यहाँ हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे। 4th, अगर पॉइंट लगाए और पॉइंट के बाद नंबर और नंबर के बीच में नंबर के बाद में अगर 0 लिखा तो वो ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होता। तो ये कितना 1 2 3 4, यहाँ पर कितने हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यहाँ भी हमारे पॉइंट लगा और पॉइंट के बाद 0 ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। तो यहाँ भी कितना है 1 2 3 4, तो ये भी हमारा 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ई वाला पार्ट हमारा यहाँ भी पॉइंट के बाद 0 लिखा है तो ये भी हमारा 1 2 3 4 4 नंबर है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। यहाँ पॉइंट के बाद 0 लगा तो 0 पॉइंट के से अगर नंबर से पहले 0 होता है और पॉइंट के बाद तो वो एज ए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होता। तो यहाँ सिर्फ कितने 1 2 3 4 और किसी भी नंबर के बीच में अगर 0 होता तो वो एज ए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होता। तो कितना 1 2 3 4, तो यहाँ भी हमारे कितने 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का। सिग्निफिकेंट फिगर जानने के लिए
हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स वही सिंपल से कि जीरो का खेल देखते हैं, जीरो एंड में है, पहले है, जीरो कहाँ है। तो किसी भी पॉइंट के बाद अगर नंबर से पहले जीरो होगा तो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते, अगर बाद में होते तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते अगर पॉइंट लगाए। अगर पॉइंट नहीं लगाए और किसी नंबर के पीछे अगर जीरो लगे तो जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होते। तो जितने नंबर होते वही हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। यहाँ अगर पॉइंट लगा और पॉइंट के बाद अगर जीरो आ रहा है नंबर के बाद, नंबर से पहले नहीं नंबर के बाद, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। इसलिए मैंने जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करा। यहाँ भी पॉइंट के बाद जीरो है तो सिग्निफिकेंट फिगर लिया है मैंने। यहाँ भी क्या है, मेरा नंबर के बीच में जीरो है, 6 है, फिर पॉइंट है, फिर नंबर के बीच में जीरो है, तो ये मेरा सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। अगर यहाँ जीरो लगा होता 0.032 तो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होता, सिर्फ 3 और 2 ही हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। यहाँ हमने देखा जीरो है, जीरो से पहले ये जीरो के बाद ये 3 जीरो है, तो जीरो पॉइंट के बाद ये 3 जीरो, तो अगर पॉइंट नंबर से पहले अगर जीरो लगे होते तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होते। तो ये तीनों जीरो हमारे ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो 1 2 3 4 और नंबर के बीच में अगर जीरो लिखा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होता है। तो ये 1 2 3 4 ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है द लेंथ, breadth and thickness of rectangular sheet of a metal are 4.234 meter, 1.005 meter and 2.01 centimeter respectively. Give the area and volume of the sheet to cover correct significant figure. हमसे बोला गया एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें दे रखा है और हमसे बोला गया कि उसका पहले एरिया निकालना है और फिर उसका वॉल्यूम निकालना है और फिर सिग्निफिकेंट फिगर को करेक्ट करके बताना है कि क्या होगा। करते हैं। तो जब भी हम किसी भी रेक्टेंगुलर शीट का एरिया निकालते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो लिख लेते हैं पहले एल बी एच क्या है। एल है हमारा 4.234 मीटर, बी कितना है हमारा, बी इक्वल टू 1.005 मीटर और एच है हमारा 2.01 सेंटीमीटर। हमने देखा एल बी हमारा मीटर में, बी बी हमारा मीटर में, लेकिन जो एच है वो हमारा सेंटीमीटर में। तो इस एच को हम किस में चेंज करेंगे, पहले मीटर में। तो एच को हमने 2.01 मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये एच हमारा चेंज हो जाएगा ये 0.0201 सेंटीमीटर। ये हमारा मीटर के अंदर चेंज हो गया हाइट। अब एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। रेक्टेंगुलर शीट मतलब हमारा क्यूबॉइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इक्वल टू 2 एल बी प्लस बी एच और प्लस एल एच। ये हमारा एरिया होता है फॉर्मूला। वैल्यू पुट करेंगे सीधे सीधे, 2 ऐसी रहा, एल कितना है हमारा 4.234 इंटू बी कितना है हमारा 1.005 प्लस बी एच, बी कितना हमारा 1.005 और एच कितना है 0.0201 प्लस एल, एल कितना है हमारा 4.234 इंटू और एच कितना है हमारा 0.0201। सॉल्व करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों की अलग कर लेते हैं और इन दोनों की अलग कर लेते हैं। तो 2 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 प्लस इन 262 करेंगे तो आएगा हमारा 8.72 मीटर स्क्वायर। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर, 1 2 और 3। तो आंसर है हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये था हमारा पहला वाला पार्ट जिसमें हमसे एरिया पूछ रहा था। अब हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर शीट यानी क्यूबॉइडल क्या होता है हमारा एल इंटू बी इंटू एच। करते हैं इसको। हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या रेक्टेंगुलर शीट बोल सकते हैं, ये होता है हमारा एल इंटू बी इंटू एच। अब कुल मिला के हमें वैल्यू रखनी है। तो एल कितना है हमारा 4.234 इंटू बी कितना है हमारा 1.005 इंटू एच कितना है हमारा 0.0201। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.855 मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये भी कितने हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्वेश्चन नंबर 12 है द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय अ ग्रॉसर वैलेंस इज 2.30 kg. 2 gold pieces of masses 20.15 gram and 20.17 gram are added to the box.
व्हाट इज ए पार्ट इज द टोटल मास ऑफ द बॉक्स और बी पार्ट इज द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द पीसेस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। क्वेश्चन है द मास ऑफ द बॉक्स मेजर्ड बाय ग्रोसर बैलेंसेस। एक ग्रोसर बॉक्स है बड़ा वाला बॉक्स, उसके जो मास है 2.30 kg है। 2 गोल्ड पीसेस ऑफ मास, 2 गोल्ड के पीस है, पहले का मास है 20.15 ग्राम और दूसरे का है 20.17 ग्राम। आर एडिड टू द बॉक्स, उनको बॉक्स के अंदर मिला दिया गया। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बॉक्स, तो जो बॉक्स है उसका टोटल मास हमें निकालना है, यानी ग्रोसर बॉक्स को पीस 1 को गोल्ड के और पीस 2 को गोल्ड के हमें टोटल ऐड कर लेना है, फिर हमारा ये टोटल मास ऑफ द बॉक्स आ जाएगा। सेकंड कंडीशन में पूछा था डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द पीसेस, तो पीसेस का हमें डिफरेंस बताना है। तो पीसेस कौन है, गोल्ड पीसेस, पीसेस है हमें हमारे गोल्ड, ये और ये, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देना है। तो पहले टोटल मास निकाल लेते हैं। मास ऑफ ग्रोसर्स बॉक्स इक्वल टू 2.30 kg। सेकंड है हमारा मास ऑफ गोल्ड पीस 1, 20.15 ग्राम और मास ऑफ ग्राम। अब प्लस तब तक तो हो नहीं सकता जब तक इनकी यूनिट सेम नहीं होंगी। ये दे रखा है हमें किस में, केजी में, और ये दोनों दे रखे हैं हमें ग्राम में। तो क्या करता हूँ मैं, हम क्या कर सकते हैं, या तो दोनों को केजी में, तीनों को केजी में बदल सकते हैं, या फिर तीनों को ग्राम में बदल सकते हैं। तो मैं इन सबको केजी में बदल लेता हूँ। इसको केजी में बदलने के लिए 20.15 अपॉन कितना 1000 से करूँगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा मेरा 0.02015 kg। इसको बदलूंगा, इसको भी क्या करूँगा मैं 20.17 अपॉन कितना 1000 से डिवाइड करूँगा, तो ये भी आ जाएगा मेरा कितना 0.02017 kg। ये मैंने kg में सबको बदल लिया। अब मैं टोटल मास निकाल लेता हूँ बॉक्स का। तो टोटल मास ऑफ बॉक्स इक्वल टू कितना, मास ऑफ ग्रोसर कितना है 2.30 प्लस मास ऑफ गोल्ड पीस 1 जो केजी में आया हमारा कितना 0.02015 प्लस मास ऑफ गोल्ड पीस 2 0.02017, इन सब 2.34032 kg। अब सेकंड वाला पार्ट बनाते हैं इसका। सेकंड वाले पार्ट में वो कह रहा है हमें सिर्फ पीसेस का डिफरेंस चाहिए। तो पीसेस क्या है, डिफरेंस ऑफ गोल्ड पीसेस, गोल्ड पीसेस इक्वल टू, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर लो, बड़ा वाला ये है, छोटा वाला ये, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 20.17 माइनस कितना 20.15, तो आंसर कितना 0. क्वेश्चन नंबर 13 है, ए फेमस रिलेशन इन फिजिक्स relates moving mass m to the rest mass m naught of a particle in terms of its speed b and speed of light c. This relation first arose as a consequence of special due to Albert Einstein. A boy recalls the relation almost correctly but forget where to put the constant c. He writes m equal to m naught upon 1 minus b square की power 1/2. Guess where to put the missing c. क्वेश्चन है, एक फेमस रिलेशन है फिजिक्स में, मूविंग मास को m बोला गया और रेस्ट मास को m नॉट बोला गया, और वो पार्टिकल, जो पार्टिकल की स्पीड है वो b है और जो लाइट की स्पीड है वो c है। तो ये रिलेशन स्पेशल है एल्बर्ट आइंस्टाइन की वजह से, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको बताया था। एक लड़के ने, एक बॉय ने इस रिलेशन को लिखा और लिखने के बाद वो भूल गया कि उसको c कहाँ पुट करनी है। तो हमें बताना है कि वो c लिखना किस जगह भूला है, मतलब c को हमें कहाँ पुट करना है। तो ये हमारा एनालिटिकल डायमेंशन का क्वेश्चन है। डायमेंशन दोनों तरफ निकालेंगे और हमारा आंसर आराम से बना लेंगे। तो अगर हम निकालेंगे तो क्या हमारा मास, तो मास कितना होता है हमारा केजी, तो केजी हम निकालेंगे तो ये आएगा हमारा mLT। तो m कितना है हमारा 1, l हमारा कितना 0, टाइम कितना हमारा 0। इधर निकालेंगे हम तो ये भी हमारा मास ही है, ये भी आएगा कितना हमारा mLT। तो m मास है वो तो 1 हो गया, l कितना 0, t कितना 0। अब हमने देखा LHS और RHS दोनों का डायमेंशन क्या सेम है, यानी जो नीचे वाला डायमेंशन है, नीचे वाली जो क्वांटिटी है, ये डायमेंशनल लेस होनी चाहिए, तभी ये जो रिलेशन है करेक्ट होगी, अदरवाइज रॉन्ग होगी। जब भी हमें किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस को ढूंढना हो, या फिर दोनों का LHS और RHS को चेक करना हो कि दोनों का डायमेंशन सेम है या नहीं है, दोनों सेम है या नहीं है, मतलब करेक्ट रिलेशन है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ दोनों का डायमेंशन निकाल लेंगे। अगर डायमेंशन LHS और RHS का सेम आता है तो ये रिलेशन सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। तो अब हमें ये
ऊपर वाला जो LHS तो हमारा इधर है m1 L0 t की पावर 0 और RHS भी कितना हमारा m1 L0 t0, यानी ये रिलेशन हमारी सही होगी। कब सही होगी? अगर नीचे वाला जो पूरा का पूरा क्वांटिटी है ये हमारा डायमेंशनल लेस बने। तो ये कितना मेरा 1 माइनस ये कितना मेरा b स्क्वायर की पावर कितना 1/2। b स्क्वायर क्या होता है? स्पीड होता है। स्पीड का कितना होता है? मीटर पर सेकंड। और जो c होता है वो भी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट होती है और उसकी यूनिट भी क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो मीटर के v के ऊपर स्क्वायर लगाइए, v इक्वल टू कितना इसके ऊपर स्क्वायर लगा, जब इसकी डायमेंशन में निकालूंगा तो mLt। तो m कितना मेरा? m है मेरा, ये मीटर वाला m है, मास वाला m नहीं है, तो ये m0, l के ऊपर पावर 1 और t के ऊपर पावर -1। और ऐसे इसकी निकालूंगा तो mLt, तो मास तो ही नहीं है, मास 0, l के ऊपर पावर 1 और t के ऊपर -2। अब यहाँ b के ऊपर स्क्वायर लगाया तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर, और अब मुझे ये मेरा क्या c, और इसके ऊपर भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा? स्क्वायर। यानी दोनों का डायमेंशन b और c, अगर b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर होगा तो ये सेम डायमेंशन से सेम डायमेंशन क्या हो जाएगी? कट हो जाएगी। तो जो ऊपर वाली बची वही रहेगी और वही हमारी करेक्ट रिलेशन हम बता सकते हैं। तो जो बॉय है वो कहाँ यहाँ लिखना c को भूल गया, क्योंकि जब मैं b के नीचे c को लिखूंगा दोनों की डायमेंशन सेम है, डायमेंशन से डायमेंशन कट गई तो रिलेशन क्या हमारी सही हो जाएगी। तो वही है, कहाँ लिखना भूल गया? यहाँ c स्क्वायर। तो करेक्ट रिलेशन कब होगी? जब b के नीचे क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। तो ये हमारा सीधा सीधा सॉल्व। द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन द एटॉमिक स्केल इज नोन एज एन एंगस्ट्रॉम एंड इज डिनोटेड बाई ए की ऊपर नोट यानी ए नोट। 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। द साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5 एंगस्ट्रॉन। व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन वो लगा था यूनिट लेंथ ऑफ कन्वीनियंट ऑन द एटॉमिक स्केल। एटॉमिक स्केल पे एक यूनिट लेंथ दी गई है एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है? 10 की पावर -10 मीटर की। उसने बोला गया था साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5 एंगस्ट्रॉम। जो एटम का साइज है वो कितना? 0.5 एंगस्ट्रॉम है। तो हमें बताना व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। हमें टोटल एटॉमिक वॉल्यूम बताना मीटर क्यूब का ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के मोल का। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितने एटम होते हैं? 1 मोल हाइड्रोजन में कितने एटम होते हैं? तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में होते हैं 6.0, वही हमारा एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 20 नंबर होते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में इतने एटम होते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि हमें वॉल्यूम बताना है किसका? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन कहता होता है स्फेरिकल, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि जो स्फीयर की तरह होता है ये एटम ऐसा होता है स्फीयर की तरह। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और रेडियस हमें कितना दे रखा है? रेडियस दे रखा है हमें, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू कितना? 0.5 इंटू कितना? 10 की पावर -10 मीटर। मीटर में ही आंसर पूछ रहा है, मीटर क्यूब में आंसर निकालना है तो मीटर में ही सबको बदल लेते हैं। तो लगा लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू एन नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटू कितना? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर कितना होता है? 4/3 πr³। और एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? एन की वैल्यू दे रखी है हमें 6.023 इंटू 10 की पावर 23। 4/3 ऐसी रहा। पाई की वैल्यू कितनी? 3.14, और रेडियस कितना हमारा? 0.5 इंटू 10 की पावर -10 की पावर 3। सॉल्व करते हैं इसको तो कितना? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू कितना? 4/3 इंटू कितना? 3.14 इंटू 0.5 10 की पावर -10 इंटू कितना? 0.5 इंटू कितना? 10 की पावर -10 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर -10। 10 की पावर -10, 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 बन गया 10 की पावर -30। तो ये कितना? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 4/3 इंटू कितना? 3.14 इंटू कितना? ये बना हमारा इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.125 इंटू कितना? 10 की पावर -30। ये प्लस 10 की पावर 23 और 10 की पावर -30 बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो 6.023 इंटू कितना? 4/3 इंटू कितना? 3.14 इंटू कितना? 0.125 इंटू कितना? 10 की पावर -7। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
तो आएगा हमारा 3.154 इंटू कितना 10 की पावर -7 मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ देखा हमने सिर्फ एक नंबर से पहले आंसर था, तो एक ही नंबर में बदल लेते हैं, तो कितना 3.1 इंटू 10 की पावर माइनस, या 3 ले लेते हैं, 3 इंटू 10 की पावर -7 मीटर क्यूब आंसर। तो जो हमारा वॉल्यूम होगा हाइड्रोजन एटम का वो कितना होगा 3 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। क्वेश्चन बोला गया था 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट a standard temperature and pressure occupies 22.4 liter molar mass. What is the ratio of the molar volume to atomic volume of mole of hydrogen? Take the size of hydrogen molecule to be about 1 angstrom. Why is this ratio so large? हमें बोला गया 1 मोल ऑफ आइडियल गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे है हमारा 22.4 लीटर। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो हमें इसके और हाइड्रोजन के एटॉमिक वॉल्यूम का रेशियो बताना है और फिर बता दो। और हमें बोला गया था साइज ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का साइज है वो 1 एंगस्ट्रॉम है, यानी रेडियस उसका 1 एंगस्ट्रॉम है। तो फिर हमसे पूछा गया कि ये रेशियो है ये सो लार्ज, मतलब इतना लार्ज कैसे है। तो करते हैं, वन मोल ऑफ मोलर वॉल्यूम हमें दे रखा है 22.4 लीटर। ये हमें लीटर में दे रखा है, इसे मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 22.4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ये हमारा आ गया आंसर मीटर क्यूब के अंदर। रेडियस कितना दे रखा है हमें, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस हमारा कितना 1 एंगस्ट्रॉन, यानी 1 एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है 1 इंटू 10 की पावर -10, तो सीधा सीधा 10 की पावर -10 मीटर। अब वही हमसे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ एटॉमिक 1 मोल ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू नंबर ऑफ एन इंटू कितना वॉल्यूम ऑफ, अब इससे पहले क्वेश्चन करा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लगाएंगे। और एन क्या होता है, एन होता है हमारा एवोगैड्रो नंबर, और ये फेमस है, इसको तो पता ही 0.23 इंटू 10 की पावर 23 ये होता है। वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, एन कितना 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये कितना 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, और रेडियस दे रखा हमें 10 की पावर -10 की पावर 3 एंगस्ट्रॉन, और ये सब किस में आ गया हमारा मीटर क्यूब में, क्योंकि वो ऊपर वाला भी हमने किस में बदल लिया मीटर क्यूब में। कर लेते हैं इसको 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 4/3 इंटू 3.14 इंटू, इसको खोलेंगे तो पावर पावर हो जाती है मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 3 तो 10 की पावर -30 मीटर क्यूब। ये प्लस का 23, ये माइनस का 10 30, तो कितना बचा माइनस का 7 बचा, तो 6.023 इंटू 4/3 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -7 मीटर क्यूब। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, कर लो और बताओ कितना आ रहा है, करके चेक करो भैया कितना आ रहा है। इसको पूरे को सॉल्व करके आ रहा है 25.2 इंटू 10 की पावर -7 मीटर क्यूब। अब हमसे रेशियो पूछा है, रेशियो निकाल देते हैं। तो रेशियो निकालने का, तो रेशियो इक्वल टू हमारा ऊपर आ जाएगा किसका, मोलर पूछा है तो कितना 22.4 इंटू 10 की पावर -3/20, ये कितना निकाला हमने 25.2 इंटू 10 की पावर -7। सॉल्व करते हैं, एक नंबर से पहले से पॉइंट घट गया तो कितना 224/252, और ये ऊपर गया तो माइनस का 7 ऊपर जाके +7 बनेगा, पावर पावर प्लस हो जाती है, तो 7 में से 3 गया तो 10 की पावर 4 बना। इसको काट लेते हैं, काटो कितना आ रहा है चेक करके बताइए। तो ये आएगा हमारा कितना 0.89 इंटू 10 की पावर 4 मीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया तो ये यूनिट लेस हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, एक्सप्लेन
The common observation clearly. If you look out of the window of a fast moving train, the nearby trees, houses, etc. seem to be moved rapidly in a direction opposite to the train's motion. But the distance object, hilltops, the moon, the stars, etc. seem to be stationary. In fact, since you are aware that you are moving, these distance objects to seem to move with you. हाँ जी, क्वेश्चन है, हमें एक्सप्लेन करना है कि जब हम एक मूविंग ट्रेन के अंदर बैठे हुए होते हैं और उसकी विंडो से हम देखते हैं तो हमें हाउसेस, ट्रीज, ये जो होते हैं ये ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखते हैं बहुत तेज़ी से। लेकिन जो ऑब्जेक्ट दूरी पर होते हैं, जैसे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होते हैं, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिल्स हो गया, टॉप्स हो गया, मून हो गया, द स्टार हो गया, दूरी पर होते हैं और बड़े होते हैं, तो ये हमें सीम टू बी स्टेशनरी है, मतलब ये जहाँ है वहीं हमें दिखते हैं कि वो उनमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, वो मोशन में नहीं आ रहा। और इनफैक्ट सिंस यू आर अवेयर, और अगर हम ध्यान से देखें तो डेट यू आर मूविंग दिस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट टू सीम टू बी मूविंग विद यू। अगर हम अगर ध्यान से देखते हैं तो अगर हम इन ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट भी हमें हमारी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है ये हमें एक्सप्लेन करना है कि जब हम किसी मूविंग ट्रेन के अंदर जाते हैं तो हाउसेस, ट्री तो हमें पीछे की साइड में जाते हुए दिखते हैं, लेकिन जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे पहाड़ हो गया, हमारा टॉप्स हो गए बड़े बड़े, मून, चांदी, अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये हमें जहाँ है वहीं दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि हम इनकी तरफ जा रहे हैं और ये हमारी तरफ आ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीज़न है, इसके पीछे रीज़न क्या है? सीधा सीधा एंगल है। जैसे मान लो ये तुम्हारा हिल है, ये एक हिल है आपकी और ये आपका ट्रेन का रोड है। जब आप इस ट्रेन के रोड की तरफ जाते हो और इस हिल के बराबर में कहीं ये छोटा सा एक नीचे पेड़ खड़ा है, तो अब जब आप इस ट्रेन से जा रहे हो तो एक मैंने क्या मारा, एक वर्टिकल लाइन मारता हूँ इस वर्टिकल लाइन पे, और आप जैसे यहाँ से निकले तो आपकी ट्रेन यहाँ पहुँच गई, तो मैं इसको इससे ज्वाइन कर लेता हूँ और इस पेड़ को भी इससे ज्वाइन कर लेता हूँ। अब मैंने क्या बना लिया, इसको बना लिया मैंने एंगल थीटा और इसको बना लिया मैंने एंगल अल्फा। तो जब हम देखेंगे, जब हमारी ट्रेन इस पेड़ और हिल से निकली तो जब इस पेड़ की हम तरफ देखेंगे तो हमें अपनी गर्दन ऐसे ज़्यादा मोड़नी पड़ेगी, यानी इसको देखने के लिए हमें एंगल क्या बनाना पड़ेगा, ज़्यादा बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम हिल को देखेंगे तो उसको हम आराम से थोड़े से में ही देख पाएंगे, क्योंकि उसको देखने के लिए हमें हमारी गर्दन को कम मोड़ना पड़ेगा, यानी एंगल क्या बनेगा, कम बनेगा। अगर एंगल ज़्यादा बनता है तो लाइन ऑफ साइट क्या होगी, कम होगी, और एंगल अगर कम बनेगा तो लाइन ऑफ साइट क्या होगी, ज़्यादा होगी। लाइन ऑफ साइट क्या होती है, लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है उसको देख, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, हम एक इमेजिनरी लाइन मार लेते हैं जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें देखना है, और अगर लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है कि जिसको, जहाँ हमारी लाइन ऑफ साइट अच्छी होगी तो उसको हम अच्छी तरीके से देख पाएंगे, और जहाँ हमारी लाइन ऑफ साइट कम होगी उसको हम थोड़ा, हमें गर्दन मोड़ के यानी एंगल ज़्यादा करके देखना पड़ेगा। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा लाइन ऑफ साइट कम होगी, और जैसे जैसे एंगल कम होगा वैसे वैसे लाइन ऑफ साइट ज़्यादा होगी। लाइन ऑफ साइट ज़्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट हमें स्टेशनरी दिखाई देते हैं, और लाइन ऑफ साइट अगर कम होगी तो ऑब्जेक्ट हमें हमारे डायरेक्शन के अपोजिट जाते हुए दिखाई देते हैं। तो यही इसके पीछे रीज़न है। अब इसको मैं लिख देता हूँ आपको वर्ड में। तो सॉल्यूशन है, द लाइन ऑफ साइट इज डिफाइंड एज द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग एन ऑब्जेक्ट एंड एन ऑब्जर्वर्स आइज व्हेन वी ऑब्जर्व नियर बाई द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट सच एज ट्रीज, हाउसेस एटसेट्रा व्हाइल सिटिंग इन मूविंग ट्रेन they appear to move rapidly in opposite direction because of line of sight changes rapidly। वही मैंने बताया, जैसे ये हिल है, ये हमारा हिल है और ये हमारी ट्रेन है, तो इसके पास ये पेड़ है। जब ट्रेन यहाँ से गुजरेगी, जब ट्रेन यहाँ से एकदम से निकली तो यहाँ जैसे पहुँची तो ये तो ट्रेन से पास में डिस्टेंस इसका एक इमेजिनरी लाइन बना ली, और यही हमारा लाइन ऑफ साइट यहाँ से डिसाइड करेंगे हम। इसको माना थीटा और इसको माना हमने अल्फा। तो जैसे ही हम निकले तो यहाँ पर जो लाइन ऑफ साइट है बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, क्यों? क्योंकि एंगल बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो उसका डिस्टेंस कम है, लेकिन जो हिल है उसका डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा है हमारी आंखों से। तो यहाँ से लाइन ऑफ साइट क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, जल्दी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एंगल क्या बनना है, कम बनना है। तो यही रीज़न है, और यही मैंने लिखा है कि जब हम किसी मूविंग ट्रेन के अंदर जाते हुए और हमारी आँख से जो हमारी लाइन ऑफ साइट बनती है, तो जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे ट्रीज हो गए, हाउसेस हो गए, तो वो हमें बहुत पीछे की तरफ जाते हुए दिखते बहुत तेज़ी से, क्योंकि उनका लाइन ऑफ साइट भी बहुत जल्दी चेंज होता है।
लेकिन जो ऑन द अदर हैंड जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे मून, हिल, स्टार एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें अपीयर्स स्टेशनरी, वो हमें रुके हुए दिखाई देखते हैं बिकॉज लार्ज डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण जो लाइन ऑफ साइट है वो जल्दी चेंज नहीं हो पाता है। तो यही रीज़न रहता है कि जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट होते हैं, वो हमें पीछे की साइड में जाते हुए दिखाई देते हैं बहुत जल्दी से, लेकिन जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर होते हैं और बहुत बड़े होते हैं वो हमें जैसे हैं वैसे ही दिखाई देते हैं, यानी वो रुके हुए दिखाई देते हैं, और जब हम उनकी तरफ जाते हैं तो वो हमें हमारी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं, बिकॉज जो लाइन ऑफ साइट है वो जल्दी चेंज नहीं होता, क्योंकि एंगल बहुत कम चेंज होता है, तो एंगल ज़्यादा चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है द सन इज हॉट प्लाज्मा आयोनाइज्ड मैटर with its inner core at a temperature exceeding 10 की पावर 7 Kelvin and its outer surface at a temperature of about 6000 Kelvin. At this high temperature, no substance remains in solid or liquid phase. In what range do you expect the mass density of the suns to be in range of densities of solid and liquid or gases? Check if your guess is correct for the following data. Mass of the sun is 2.0 into 10 की पावर 30 kg and radius of the sun is 7.0 into 10 की पावर 8 मीटर। क्वेश्चन में बोला गया जो सन है वो हॉट प्लाज्मा आयोनाइज्ड मैटर है, उसका जो इनर कोर का टेम्परेचर है, यानी जैसे मान लो ये सन है तो ये वाला जो है ये आउटर होगा और ये अंदर वाला क्या होगा, इनर होगा। तो अंदर वाले का जो टेम्परेचर है वो 10 की पावर 7, यानी इस अंदर वाले का जो टेम्परेचर है वो 10 की पावर 7 केल्विन है, एंड आउटर सरफेस एट द टेम्परेचर, और ये ऊपर वाला सरफेस है आउटर, इसका जो टेम्परेचर है वो 6000 केल्विन है। एट दिस हाई टेम्परेचर नो सबस्टेंस रिमेन इन सॉलिड और लिक्विड, और इस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी सबस्टेंस यानी कोई भी चीज़ ना तो लिक्विड में रह सकती ना ही सॉलिड में रह सकती। इन व्हाट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास ऑफ द डेंसिटी ऑफ सन टू बी इन रेंज डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो किस हमें बतानी है सन की, वो किस में होगी, सॉलिड में होगी, लिक्विड में होगी या फिर गैस में होगी। चेक इफ योर गैस, हमें चेक करना अगर हम गैस कर सकते हैं इन इज करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें ये जो दे रखा है इस डेटा के अकॉर्डिंग, तो मास ऑफ द सन है 2.0 इंटू 10 की पावर 30 kg और रेडियस ऑफ सन है 7.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कोई भी सबस्टेंस किसकी रेंज में आएगा, सॉलिड की रेंज में आएगा, लिक्विड की रेंज में आएगा या गैस की रेंज में आएगा, ये हमें बताना है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी हमें निकालनी है, मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है हमें 2 इंटू 10 की पावर 30 और रेडियस ये कितना दे रखा है केजी में, और ये कितना दे रखा है वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, मास हमें दे रखा था 2 इंटू 10 की पावर 30 kg और वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम स्पेन कैसा होता है हमारा स्फेरिकल, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब सिर्फ वैल्यू पुट करूँगा इसके अंदर, तो 2 इंटू 10 की पावर 30 ऐसी रहा kg में, और ये कितना 4/3, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर 7.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर क्यूब लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व कर लेते हैं जी, तो 2 इंटू कितना 10 की पावर 30 kg अपॉन 4/3 इंटू 3.14 इंटू 7 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 7 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 7 इंटू 10 की पावर 8, ये 22/7 रख लेता हूँ मैं कि कट जाएगा 7 से 7, तो 2 इंटू कितना 10 की पावर 30 kg अपॉन कितना 4/3 इंटू कितना पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 8 8 8 जो 24 बन गया इंटू 7 इंटू कितना 10 की पावर 24, और ये कितना मेरा मीटर क्यूब। 1 7 से 1 7 कट गया, इस 2 से 22 कट गया कितने टाइम में 11 टाइम में, ये 3 चला गया ऊपर, तो 3 इंटू कितना 10 की पावर 30 kg मीटर की पावर -3 अपॉन कितना बचा, ये 4 बचा 7 इंटू 7 और इंटू कितना 10 की पावर 24 बचा, ये प्लस का जाएगा तो पावर बनेगा माइनस का, तो 3 इंटू 10 की पावर 30, 24 में से 30 में से 24 गया तो कितना सिर्फ 6 बचा, और नीचे कितना ये 4 इंटू कितना 49। सॉल्व करूँगा मैं इसको तो लगभग ये सॉल्व करके आएगा, सॉल्व करो जरा सब लोग। 1.4 इंटू 10 की पावर 3 kg और पर मीटर क्यूब, ये मेरा सॉल्यूशन।